21वीं सदी उद्योग क्रांति के 5वें भाग में हम सबका स्वागत है। बदलते वक्त में तकनीकी उपकरणों का बोलबाला है। चाहे निजी जीवन हो या रोज़मर्रा का काम, हर तरफ इनोवेशन हमारा काम आसान कर रही है। ठीक वैसे ही पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ वर्ष पहले देखा जाए तो बच्चे कार्डबोर्ड, थर्मोकॉल या अन्य चीज़ों का प्रयोग करके अपने प्रोजेक्ट्स या मॉड्यूल बनाते थे। अब वक्त बदल गया है। अब तकनीकी उपकरणों, मैकेनिकल कंपोनेंट्स की हेल्प से वो लाइव बॉट्स, डिजिटल रोबोट्स या मॉड्यूल वर्किंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो आज का संवाद इसी विषय पे है। जी, मैं विशाल कुमार सिंह, आपका होस्ट, नमस्कार करता हूं सभी छात्रों का और आपका इस इनोवेशन सीरीज के एक और रोमांचक एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज हम उन टूल्स, मैकेनिकल कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे जो हमारे विचारों को हकीकत में बदलने में मदद करते हैं। ये सब बातें इनोवेशन के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आज आप इसे समझते हैं तो हो सकता है कि कल आप देश के बड़े इनोवेटर बने। और इस चीज़ को और गहराई में समझाने के लिए और हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे समक्ष उपलब्ध है दो ऐसे विशेषज्ञ जिन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी रुचि हासिल कर रखी है। हमारी पहली वक्ता डॉक्टर अनीता गहलोत मैम, जिन्होंने अपने नाम 600 से अधिक पेटेंट किया है, जिसमें से 63 इंटरनेशनल है। इन्होंने अपना नाम टॉप 10 इनोवेटर्स में भी दाखिल किया है। ये डिवीजन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की हेड भी रहे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले वक्ता की ओर, जो है डॉक्टर राजेश सिंह सर। ये उत्तरांचल यूनिवर्सिटी डिवीजन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन के डायरेक्टर हैं। इन्होंने अपने नाम 500 से अधिक IPR को दाखिल किया है। इनके छत्र छाया में कई बच्चों ने अपनी PhD की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें रिसर्च एंड इनोवेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सम्मान भी प्राप्त हुआ है। आज इस संवाद में हम इनसे चर्चा करेंगे कि कैसे मैकेनिकल कंपोनेंट्स, टूल और अन्य उपकरणों का प्रयोग करके एक छात्र अपने निजी जीवन से लेके अपने कार्यशील वैभव को बढ़ा सकता है। तो चलिए अपने एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और पहले चरण की ओर समझते हैं कि इनोवेशन में टूल्स एंड मैकेनिक की क्या महत्वाकांक्षा है। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर अनीता मैम से है कि मैम, एक इनोवेशन में टूल किट या मैकेनिक्स कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सबसे पहले नमस्कार। जो ये सवाल आप पूछ रहे हैं, सबसे पहले हमें समझना है कि इनोवेशन हम किस तरीके से ले रहे हैं। इनोवेशन हम बेसिकली क्या समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा नया उपकरण, कोई ऐसी वस्तु जो आपके कार्य को आसान कर सके। ठीक है, बेसिकली हम ये मान के चलते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे इस कमरे में अगर हम हैं और कोई एंट्री कर रहा है, तभी कोई बल्ब जले जिससे कि एनर्जी सेविंग भी हो सके। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है इनोवेशन का। अब इसमें टूल्स का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? अब देखिए, अगर जैसे आपने बोला कि कार्डबोर्ड या थर्माकोल से आप पहले छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स बनाते थे, बट उससे क्या होता था कि आपको उसको रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम है। रियल टाइम में कैसे पता लगेगा? जब तक कि आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया रूम का, तो इसमें जब तक आपका कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन के लगेगा जो आपको सेंस कर सके कि ह्यूमन बीइंग एंटर हुआ है, कोई व्यक्ति एंटर हुआ है, तब तक वो कैसे बताएगा कि लाइट ऑन करनी है या नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोनेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मुझे यही लगता है कि अलॉन्ग विद आइडियाज़, बच्चे के दिमाग में कोई आइडिया आ रहे हैं तो हमें उनको कंपोनेंट्स की भी जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि वो उसको रियल टाइम में इम्प्लीमेंट कर सके। थैंक यू मैम। तो हमें इससे ये समझ में आ रहा है कि कैसे रियल टाइम फ्रेम में किसी भी प्रोजेक्ट को वर्किंग मॉडल में कन्वर्ट कैसे किया जाए, जिससे सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति नहीं, शायद समाज कल्याण या आप उससे एक एक्सपेंशन मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम अपने अगले चरण की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि छात्रों को कौन सी बेसिक चीज़ें हैं या बेसिक टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके इस क्षेत्र में वो नाम कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सवाल मैं डॉक्टर राजेश सिंह से पूछना चाहूँगा कि सर, छात्र कौन कौन से बेसिक टूल्स सीखने चाहते हैं? ओके, जैसे कि वार्तालाप का टाइटल है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल कंपोनेंट्स की बात हम करेंगे। तो जो बेसिक स्टूडेंट्स है स्कूल लेवल पे, अगर हम उनको टारगेट करके बात करें तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि अटल टिंकरिंग लैब है और उन लैब्स के अंदर बहुत सारे बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। और बेसिक कंपोनेंट में हम कह सकते हैं, अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले बच्चे को एक मल्टीमीटर चलाना, मल्टीमीटर का नॉलेज लेना चाहिए।
मल्टीमीटर के साथ अब बहुत सारे सोल्डरिंग आयरन्स, सोल्डरिंग किट्स आती हैं, उनके बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिकली उनको सोल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा जो बेसिक, सबसे बेसिक है कि हमें 3 एलिमेंट जो पैसिव एलिमेंट हम बोलते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये नॉलेज हमें इनके बारे में जानना चाहिए। उससे थोड़ा सा अपर लेवल पर जाएं तो हम कंप्यूटिंग करने के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, कोडिंग करने के लिए, कि भाई ऐसा सॉफ्ट डिफाइंड कंप्यूटर या चिप जिसके अंदर हम कोड लिखकर उस चिप को बता सकें। तो ऐसी बहुत सारी चिप हैं। अभी तो पहले 2010 से पहले प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सिंपल चिप मिलती थी हमें, लेकिन अब क्या है, रेडीमेड बोर्ड्स आ गए हैं। जैसे ये एक माइक्रो कंट्रोलर चिप है जिसको हम कोड कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। ये ESP32 है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कंपोनेंट है। इसके अंदर कोड करके हम सेंसर्स, एक्चुएटर्स, डिस्प्ले, कोई भी डिवाइस इसके साथ अटैच करके कोडिंग के थ्रू हम इसको चला सकते हैं। तो सेम यहाँ पर बहुत सारे कस्टमाइज्ड बोर्ड भी बनाकर मैंने मतलब बनवाए हुए हैं, बच्चों ने डिज़ाइन किए हैं बेसिकली हमारे साथ। आप देखें कितना स्मार्ट बोर्ड है, इसको वेयरेबल फॉर्म में आप वियर कर सकते हैं। तो इस तरीके के टूल्स ये हमें समझने होंगे, और जब हम इनको समझ जाएंगे तो फिर हम अपना प्रोटोटाइप डिज़ाइन करने में ये कंपोनेंट आपको मदद करेंगे। थैंक यू सर। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि कैसे एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करके, एक शोल्डिंग मशीन से स्टार्ट करके आप कैसे एक चिपसेट मॉड्यूल को कोड कर सकते हैं, जिससे आप सिर्फ एक वर्किंग मॉडल नहीं, शायद एक फुल कंप्यूटर भी बना लो। तो आगे बढ़ते हैं इस चरण में। हमारा जो अगला चरण है, इसमें हम समझें कि कौन से इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स हैं जो आज के दौर पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और छात्र उससे कैसे रूबरू हो सकते हैं। तो ये सवाल मेरा नीता मैम से होगा कि मैम, क्या आप कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और उनके उपयोग समझा सकते हैं? जी, जैसे डॉक्टर राजेश सिंह ने अभी बताया आपको कि जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो तो बेसिक, अगर इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज आपको चाहिए तो वो जानना ही पड़ेगा। लेकिन आजकल जैसे अटल टिंकरिंग की सर ने बात की, तो अटल टिंकरिंग में आजकल आर्डिनो बोर्ड एक बहुत ही बेसिक बोर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत ही सिंपल सिटी से छोटे बच्चों को भी, एक 4th 3rd क्लास के बच्चे को भी आप कोड समझा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है उसको हम आर्डिनो से स्टार्ट करके, उसके बाद क्योंकि कंप्यूटेशन पावर अलग अलग होती है बोर्ड्स की, जैसे अभी सर ने आपको बहुत सारे अपने कस्टमाइज्ड बोर्ड की बात की, तो उसके साथ साथ रेस्पबेरी पाई एक हमारा कंप्यूटेशन बोर्ड है जिसकी कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा है, जिसमें अगर आपको इमेज प्रोसेस करनी है या आपको स्पीच प्रोसेस करनी है तो आप रेस्पबेरी पाई से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ सेंसर डाटा को कम्युनिकेट करना है, सेंसरी डाटा को ही एक्सेस करना है, तो आप आर्डिनो बोर्ड से कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बच्चे को हम टाइम टू टाइम, कि उनका बेसिक आइडिया क्या है उसके हिसाब से समझा सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आपको वाटर लेवल ही सिर्फ सेंस करना है तो वाटर लेवल सेंस करने के लिए आपको बेसिक कंपोनेंट्स, कैपेसिटर, डायोड और इनसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसको डिस्प्ले भी करवाना है कि लेवल 1 मीटर है, 10 मीटर है, तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए आपको कंप्यूटेशनल पावर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप आर्डिनो बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको उसकी इमेज भी लेनी है कि मुझे इमेज से पता करना है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई काई तो जमा नहीं हो गई है पानी में, अगर वो भी करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको रेस्पबेरी पाई यूज़ करना पड़ेगा। तो लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड होता है कि सोल्यूशन आपको किस लेवल का प्रोवाइड करना है। तो वो आइडिया टू आइडिया डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के कंपोनेंट्स और टूल्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू मैम। हर चरण, हर उपयोग और हर कारण के लिए एक अलग चिपसेट होता है। बच्चे या छात्र वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से वो अपना मॉड्यूल चुन सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। हम इस एपिसोड के अगले चरण पे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इनोवेशन में मैकेनिक्स की क्या भूमिका है, मैकेनिक्स कैसे इनोवेशन को एम्पावर कर रहा है। और ये प्रश्न मेरा राजेश सर से होगा कि सर, इनोवेशन में मैकेनिक्स की समझ को कैसे मदद करती है? देखिए, मैकेनिकल जितने भी स्ट्रक्चर अगर आपको फैब्रिकेट करने हैं, इवन मैंने एक गैजेट बनाया, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बना, अब मैं ऐसे मार्केट में तो इसको सेल नहीं कर सकता हूँ। यूज़र को तो मतलब नहीं है कि इसके अंदर क्या लगा है, उसको तो आउटर एस्थेटिक बहुत सुंदर देखनी है इसकी, तो हम इसकी आउटर एस्थेटिक हमें क्रिएट करनी है, कुछ पैकेजिंग बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 3D मॉडलिंग करनी पड़ेगी। 3D मॉडलिंग हम करेंगे तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे। फ्यूजन 360 है,
या कैटिया, कैम, प्रो, बहुत सारे वर्जन्स हैं, उनको हमें सीखना पड़ेगा। तो जब हम उनको सीख लेंगे तो हम 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। वैसे वर्ड आता है एक फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स एंड रिवर्स डायनामिक, ये दो मैकेनिकल के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। अगर आपने स्टैटिक स्ट्रक्चर बनाना है कि आपने इसकी, जैसे ये एक डिवाइस है, इसके अंदर ये पैकिंग बना दी कि भाई इंडिकेटर बाहर दिखे, बाहर से ही मैं स्विच ऑन ऑफ करा सकूं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगा हुआ, सर्किट बना हुआ है, बट आउटर एस्थेटिक जो कस्टमर को दिखेगी वो ऐसे दिखेगी। और एक कैमरा भी है इसमें, आप देखें कैमरा, छोटा सा कैमरा आपको दिख रहा है, पिक्सी कैमरा, ये ESP32 का कैमरा है ये। तो ये आउटर एस्थेटिक के लिए हमें मैकेनिकल स्ट्रक्चर का समझ होनी चाहिए। उसको समझने के लिए हमें बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो हम पढ़ते हैं, 4 ईयर कोर्स भी करते हैं कुछ लोग, डिप्लोमा भी होता है इसमें, ITI भी इवन मैकेनिक्स में होती है। लेकिन दूसरा एरिया है मोबाइल। एक तो हो गया स्ट्रक्चर एस्थेटिक है कि भाई एक रुका हुआ है, एस्थेटिक है नेचर में, लेकिन अगर आपको कोई मोबाइल रोबोट क्रिएट करना हो तो मोबाइल रोबोट क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारे मैकेनिकल का नॉलेज क्रिएट करना पड़ेगा। आपको इंडिविजुअल, अगर सपोज ह्यूमनॉइड बनाना है तो आपको सिंपल आर्म की तरीके से हैंड डिज़ाइन करना है, तो वो भी ऐसे 3D प्रिंटर फिर रोल में आ जाएगा अभी लेटेस्ट ट्रेंड में जो है। लेकिन उससे पहले हमें वो टूल्स और सॉफ्टवेयर जो मैंने बताया फ्यूजन 360, ये इसका नॉलेज आपको लेना पड़ेगा और बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो समझनी पड़ेगी। तभी आप जो है इसको किसी भी मोबाइल डिवाइस रोबोट बनाना है, ठीक है, इट्स अ मिक्सर ऑफ सो मैनी डिसिप्लिन। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, इलेक्ट्रिकल भी होगा, मैकेनिकल भी होगा, इवन कंप्यूटर साइंस भी होगा, बिकॉज कोडिंग भी करनी है। तो ये सारा नॉलेज, सारी ब्रांचेस मिलकर एक रोबोट को फैब्रिकेट कर सकती है। सिमिलरली ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स में भी यही होगा, आपको आउटर एस्थेटिक में मैकेनिकल स्ट्रक्चर का भी नॉलेज हो, रिवर्स काइनेमेटिक्स, फॉरवर्ड डायनामिक्स, ये आपको आनी चाहिए मैकेनिकल में, तो आप इसको करके जो है सीख सकते हैं। थैंक यू सर। आप मैकेनिक्स के हेल्प से अपने मॉडल को एक रूप दे सकते हैं, उसे एक पहचान दे सकते हैं। इसी के साथ अगर आप एक छात्र हैं, आप सोच रहे हैं कि आप कुछ इनोवेट करें या कोई वर्किंग मॉडल बनाएं, तो आप जूझते हैं अपने विचार और मैकेनिकल टूल से, तो अगले चरण में हम समझेंगे कि आपके विचार और मैकेनिक्स को कैसे मिला के एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया जाए। तो ये सवाल मेरा अनीता मैम से होगा कि मैम, टूल्स और कंपोनेंट्स छात्रों के विचारों को हकीकत में कैसे बदलते हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना जो आपने क्वेश्चन किया है। जैसे राजेश सर ने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि स्टैटिक अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, अगर आपको मूवमेंट करवानी है तो क्या ज़रूरत है। तो इसी तरीके से हमें ये जैसे मैंने पहले भी बोला कि टूल्स समझने के लिए हमें आइडिया का लेवल समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आपके आइडिया की, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन जो है वो बेसिक सोल्यूशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो प्रॉब्लम के बेस पे करते हैं। तो पहले हमें ये समझना है कि टूल्स रिक्वायरमेंट क्या है जिसको हम यूज़ करके सोल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे अगर हम इसको और अच्छे से एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मुझे एक छोटा सा रोबोट ही बनाना है फॉर एग्जांपल, कि कोई भी मेरे ऑफिस में आए और मैं ऑफिस में उपस्थित नहीं हूँ तो वो उससे पूछे कि अनीता मैडम जो है वो कहाँ है, आपको क्या पता है उसके बारे में। तो वो सिर्फ बताए ना, वो गाइड भी करे कि अभी मैम लैब 1 में है या लैब 2 में है, आपको मैं लेके चलूँ। तो इसमें क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इसमें। वो सुन भी रहा है आपको, वो समझ रहा है आपको, उसके साथ साथ मूवमेंट भी कर रहा है। तो इसमें आपका जो सर ने बताया कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स काइनेटिक, ये भी इन्वॉल्व है। मोटर्स की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मोटर जो है वो लगनी चाहिए, कितना वेट कैरी कर सकती है। इसके साथ साथ डिस्प्ले में आपको डिस्प्ले करवाना है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में आजकल जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुन रहे हैं, हम सब आजकल बहुत बज़वर्ड है AI हम सब लोग बोल रहे हैं, बट AI कुछ नहीं है, एक एल्गोरिदम ही है। अब वो एल्गोरिदम हम किस रूप में यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर AI कैसे यूज़ हो रहा है कि आप उसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो प्री ट्रेंड है, हो सकता है वो उसको ट्रेनिंग, मैंने कुछ मॉड्यूल बना के उसमें सेव कर दिए कि मॉड्यूल 1 मैंने प्रेस करके चली गई, उसमें ही लिखा है कि अनीता मैडम अभी उपस्थित नहीं है ऑफिस में, वो लैब 2 में है, तो ये सेव कर दिया मैंने, उसमें सेव्ड है। अब मॉड्यूल 2 ये है कि अनीता मैम अभी उपस्थित हैं, आप उनसे 10 मिनट बाद मिल सकते हैं। तो ये सारा हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसको ट्रेन करने के बाद जैसे ही मैं बाहर गई और उसका कोई मॉड्यूल मैंने एक्टिवेट कर दिया, तो वो एक्टिवेट जो भी मॉड्यूल होगा, कोई आके उससे पूछेगा तो वो उसका आंसर वही करेगा। तो बेसिकली मैंने उसको ट्रेनिंग दे दी। तो यहाँ पर
अगेन मैं वही बोलूँगी कि टूल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो सोल्यूशन क्या आप प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई प्री डिफाइंड कोई सेट ऑफ रूल नहीं होता इसके लिए कि मैं आपको बोलूँ कि ABCD ये कंपोनेंट्स होते हैं और इससे आप पूरी इनोवेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं या इससे ही सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। ऐसा कोई भी ABCD रूल अभी तक बना नहीं है जिससे हम ये बोल सकें कि इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और आपका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो अगेन डिपेंड्स कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। थैंक यू मैम। तो इसी के साथ हम समझ सकते हैं कि कैसे आवश्यकता ही विज्ञान या निर्माण की जननी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हर सफ़र में उतार चढ़ाव सफलता आती है, इसी तरह हमारे समक्ष जो वक्ता बैठे हैं वो शिक्षक भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि उनके जीवन में, उनके छात्रों के जीवन में ऐसा क्या पड़ाव आया उन्होंने भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति की और उनके छात्र ने भी कौशल कमाया है। तो ये सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि क्या आप कुछ छात्रों की कहानियाँ साझा कर सकते हैं जिन्होंने टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समाज कल्याण में भी अपना योगदान दिया और कौशल कमाया है? तो सर पहले आपसे शुरू करें। जी। आप देख सकते हैं एक 2018 में एक गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड होता है, GYTI। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड और ये राष्ट्रपति भवन में मिलता है और जो बेस्ट टॉप इनोवेशंस होती हैं इंडिया की, उसके लिए एप्लीकेशंस निकलती हैं एवरी ईयर, हम वहाँ सबमिट करते हैं। अगर आपका प्रोटोटाइप इस लेवल पे फैब्रिकेट हुआ है, तो एक प्रोटोटाइप था हमारा विच वाज डेवलप्ड इन विद अर्लियर यूनिवर्सिटी, और वो प्रोटोटाइप का नाम था ओबिडास, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम। ये क्या करता था? व्हीकल की हेल्थ मॉनिटरिंग करता था। आप अगर देखें तो सभी गाड़ियों में अपना ECU होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट कहते हैं उसको। पहले ये कहा जाता था कि ये सेंट्रलाइज्ड होता था पुरानी व्हीकल कार में, लेकिन आजकल के जो ECUs हैं कार के अंदर बहुत सारे, मतलब मुझे लगता है कि 100+ ECUs कार के अंदर होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर में है, सब अलग अलग। जैसे मान लिया आपने विंडो ग्लास को अप एंड डाउन करना है तो उसके लिए एक अलग इशू है। पहले क्या होता था? सेंट्रलाइज था कि अगर ख़राब हो गया ECU तो आपको ECU रिपेयर करवाना पड़ेगा। बट अब क्या है? सेंट्रल एक ECU है जिसकी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक ECU है, तो ये ECU अगर ख़राब हो गया तो इसको रिप्लेस करके बाहर फेंक देते हैं और नया ECU रिप्लेस कर देते हैं। उसका सिंपल काम है कि विंडो के ग्लासेस को अप एंड डाउन करना, जो हम साइड के उससे करते हैं बटन से, है ना, अप एंड डाउन। तो मुझे लगता है कि वो ओबिडास जो प्रोडक्ट बना था वो इस पर्पज़ के लिए बनाया गया था कि एक तो अभी जैसे हम लोग ड्राइव करते हैं ना, तो ड्राइव करते हुए एज ए मतलब ऑनर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो मॉर्निंग में मैं जब गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे एक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन 3-4 पैरामीटर होते हैं जो सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं, कि जैसे रेडिएटर में कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर रेडिएटर में गलती से लीकेज हुई तो आपकी गाड़ी इंजन हीट होके हेड गैस किट उसकी बर्न हो जाएगी। तो हमें वो हेड गैस किट का कूलेंट लेवल शुड बी मैंशनड ऑन डैशबोर्ड। ऐसा था वो इनोवेशन कि हमने एक ओबिडास एक पोर्ट बनाया, उसको वायरलेस कम्युनिकेट कराया थ्रू जिग्बी प्रोटोकॉल विच इज़ विद इन व्हीकल कम्युनिकेशन, और वो डैशबोर्ड पर एक स्क्रीन डिस्प्ले लगाया था जिसमें कि वो 4 पैरामीटर, एक तो रेडिएटर का कूलेंट लेवल, एक आपका क्लच, एक ब्रेक, ये बिल्कुल परफेक्ट चलने चाहिए, और कुल इंजन ऑयल, ये 4 पैरामीटर का डिस्प्ले करेगा कि ऑल आर हेल्दी अप टू दी मार्क। जब वो बताएगा तो ही गाड़ी को हम चलाएंगे। कई बार क्या होता है, हमने गाड़ी ले ली, उसकी 10,000 में सर्विस है और हम 15,000 भी चला रहे हैं। उससे क्या हुआ? या तो कूलेंट गया कहीं पर, ख़त्म होगा, OBS है उसका 10,000 की लिमिट थी, या फिर आपका इंजन ऑयल कम हो जाएगा, या फिर आपका हो सकता है कि क्लच और ब्रेक के इंजन ऑयल भी ख़त्म हो रहे हों। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन देता था। दूसरा, ये क्लाउड पर भी रिकॉर्ड होता था कि भी अगर व्हीकल चला रहा है कोई भी बंदा, तो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए गलती से, तो उस समय के जो मेजर पैरामीटर हैं उससे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को, क्योंकि अभी तो कुछ भी बना कर दिया जाता है, लेकिन अगर ये सिस्टम होगा तो ये एक बड़ा प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन किया था। इसके लिए हमें राष्ट्रपति भवन में एज ए मेंटर, और अर्चित अग्रवाल एक लड़का था जिसको ये अवार्ड मिला था, और मुझे लगता है ये बेस्ट इनोवेशन थी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटोटाइप्स हमने आई थिंक 50+ प्रोटोटाइप हमने अभी तक
पिछले 10 साल में रियलाइज़ किए होंगे। कुछ गए मैच्योरिटी लेवल पर, कुछ नहीं गए। आई थिंक डॉक्टर अनीता विल शेयर मोर। हाँ, ऐसे ही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कोविड-19 का टाइम पीरियड तो सबको ही याद है, बहुत ही क्रूशियल टाइम था। उस टाइम पर हमारी एक छोटी सी टीम गठित की गई थी यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें हमें ये टास्क दिया गया था कि हम कुछ ऐसे इनोवेशंस करें जिससे कि जो भी WHO की गाइडलाइन है उसको फॉलो करने में आम जनता को सुविधा हो। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद होगा कि WHO ने गाइडलाइन जारी की थी कि आपको हाथ 20 सेकंड तक मिनिमम धोना ही धोना है, अदरवाइज़ आपके जो जर्म्स हैं वो मरेंगे नहीं। लेकिन बच्चे क्या करते थे कि बहुत जल्दी जाना और पानी के नीचे हाथ डालना, वापस आ जाना। तो ना तो पेरेंट्स को समझ में आ रहा है कि वो 20 सेकंड धुला, नहीं तो बच्चों को समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा एक डिवाइस बनाया था उस टाइम पे, बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी उसको बहुत कवरेज मिला था। उसमें हमने क्या किया था, एक छोटा सा एड ऑन डिवाइस हर बॉटल पे लगाने के लिए हमने बनाया था। जैसे जो हम प्रेस करते हैं बॉटल हैंड वॉश के लिए, तो उसके पिस्टन में लगा दिया था वो छोटा सा डिवाइस। तो जैसे ही हम प्रेस करते थे वो डिवाइस को, वो 20 सेकंड के लिए म्यूज़िक प्ले करता था। तो उससे क्या होता था कि आपको समझ में आ रहा है, आपको घड़ी भी नहीं देखने, कुछ नहीं, कि जब तक म्यूज़िक प्ले हो रहा है तब तक आपको हाथ धोने हैं। yes. और जब म्यूज़िक बंद हो गया, दैट मीन्स अब टाइम हो गया, अब आपने हैंड वॉश अच्छे से कर लिया। तो एक छोटा सा इनोवेशन था, बहुत ही छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसमें हमने लगाया था। बहुत बड़ी इनोवेशन नहीं थी, बट इनोवेशन जब टाइम पर की जाती है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो वो उस टाइम के लिए, उस वक्त के लिए बहुत ही, मुझे लगता है सर कि वो बहुत अच्छा एक इनोवेशन हमारे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हमने किया था। इसी के साथ एक कवच हमने बनाया था उस टाइम पर, कोविड-19 के टाइम पर। आई थिंक वन वर्जन इज दिस, जिसमें अगर 2 फीट दूरी तक कोई आपके सामने आ रहा है तो 20 फीट, हाँ 20 फीट, तो ये बज़ अलार्म जनरेट करता था कि आपको दूरी बना के रखनी है। जैसे मैं अगर अपने ऑफिस में बैठी हूँ और मेरे पास कोई आ रहा है तो हमें पता नहीं लगता, कई बार बच्चे बहुत पास तक आ जाते हैं। तो अगर ये मैंने डिवाइस अपने पास रखा हुआ है तो ये बहुत ज़ोर से बोलने लगेगा कि नहीं, आप ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, आप थोड़ा दूर जाएं। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे आइडियाज़ को हमने अलग अलग लेवल पे इम्प्लीमेंट किया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।